Hello everyone, a beautiful good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. और आज की वीडियो में हम 13 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे। आज हमें किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में नहीं बात करनी है, ना ही कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखनी है, ना ही ऑबिचुरीज देखनी है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन या न्यूज में नहीं है, न्यूज में है, लेकिन मैंने इसको कल के लिए शिफ्ट कर दिया है क्योंकि आज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें कुछ डिस्कशन करना है। क्योंकि कैबिनेट की रिसेंटली मीटिंग हुई थी और कैबिनेट ने कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को एक्सटेंशन दिया है, मतलब 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है या एक्स्ट्रा बजट दिया गया है। तो हम उन सभी गवर्नमेंट स्कीम्स को आज डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर एक रैंकिंग के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली पब्लिश की है। इसके अलावा काफी सारे क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट डे। तो 13 अगस्त को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। अब कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज कैसे मत होना, क्योंकि कुछ समय पहले 3 अगस्त को हमने नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया था, वो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे था। और अभी हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के बारे में। सिंस 2005 से इस दिन को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है? बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। अब इसके अलावा यहाँ से एक साइंस का क्वेश्चन भी रेडी होता है। हम इस दिन को क्यों मना रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो हिस्ट्री होगी। बिल्कुल हाँ, डॉक्टर जोसेफ मूरे पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया था 23 दिसंबर 1954 को। तो पहली बार इन्होंने एक सर्जरी परफॉर्म की थी और ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया था, जिसके कारण इनको बाद में चल के 1990 में नोबेल प्राइज मिला था। किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था? तो आप देख सकते हैं साइकोलॉजी एंड मेडिसिन, इस फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि डॉक्टर जोसेफ मूरे, इनको नोबेल प्राइज कब मिला है? 1990 में मिला है। और पहले जो डोनर थे जिन्होंने ऑर्गन को डोनेट किया, इन्होंने तो ट्रांसप्लांट किया था, लेकिन पहले जो डोनर थे उनका नाम था रोनाल्ड ली हैरिक। इन्होंने अपने भाई को किडनी डोनेट की थी और ये पहले डोनर बने थे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं साइंस से रिलेटेड कुछ और बातें कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको डोनेट किया जा सकता है। जैसे कि आईज के बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि आई का कौन सा पार्ट, हमारी आंखों का कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है, तो उसका नाम है कॉर्निया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी पर्सन अपने टिश्यूज को डोनेट कर सकता है, ठीक है। मस्ट स्टार्ट विथिन 24 आवर्स आफ्टर देयर पासिंग, मतलब किसी भी व्यक्ति के डेथ के 24 घंटे के अंदर ये डोनेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर देनी चाहिए। तो कौन कौन से पार्ट्स डोनेट हो सकते हैं? अगर हम टिश्यू वाले कैटेगरी में बात करें तो टिश्यू वाली कैटेगरी में कॉर्निया, हमारा जो मध्य कर्ण या फिर मिडिल ईयर है, स्किन, हार्ट बॉल्व, बोन्स, इसके अलावा हमारे जो वेन्स हैं, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट्स, इन सबको, ये सारे आपके टिश्यूज होते हैं, राइट। ये सभी आपके टिश्यूज है जिनको डोनेट किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लड भी तो एक आपका कनेक्टिविटी टिश्यू है, तो ब्लड को भी डोनेट किया जाता है, प्लेटलेट्स को भी डोनेट किया जाता है और बोन मैरो को भी डोनेट किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे लिविंग डोनर्स, जो भी यहाँ पे लिविंग पर्सन है वो कौन कौन से ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो एक किडनी डोनेट कर सकते हैं, हमारे पास 2 किडनीज हैं, तो यहाँ पे हम एक किडनी डोनेट कर सकते हैं। और किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है, जो किडनी मतलब जिस सेल से बनी हुई है, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी सेवरल टाइम एग्जाम में फ्रेम हुआ है। फिर लंग, एक लंग्स को डोनेट कर सकते हैं। अ पार्ट ऑफ लीवर, क्योंकि लीवर हमारा एक रीजनरेटिव ऑर्गन होता है, अगर आपने उसका कुछ हिस्सा डोनेट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली खुद को रीजनरेट कर सकता है। इसे हम लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं, लीवर को लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। अ पार्ट ऑफ द पेंक्रियास, अ पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, ये कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको डोनेट किया जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम पे। याद कीजिए कल मैंने आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पे डिस्कशन किया था और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। दोनों के लॉन्चिंग ईयर अलग अलग है, दोनों के पर्पस अलग अलग है और दोनों की मिनिस्ट्री भी अलग अलग है, इस बात को याद रखना, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 वर्टिकल है, एक अर्बन है जो कि आपके अर्बन पुअर, जो शहरी क्षेत्रों में गरीब लोग रहते हैं, उनको हाउसिंग प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट है रूरल, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग हैं या फिर पुअर क्लास के लोग हैं, उनको घर प्रोवाइड करना है। तो अर्बन और रूरल 2 इसके कंपोनेंट है। अभी हम बात करने वाले हैं ग्रामीण के बारे में, ठीक है।
देखो यहाँ पे रिसेंटली न्यूज में क्यों है, तो आप देख सकते हैं कैबिनेट का कुछ डिसीजन आया है। क्या डिसीजन आया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को एक्सटेंड किया जा रहा है। ठीक है, 5 इयर्स के लिए इसको एक्सटेंशन मिला है, 5 सालों के लिए बढ़ाया गया है। कब से कब तक? 2024-25 से 28-29 तक। याद रखेंगे 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को एक्सटेंशन दिया गया है। अब आप एक्सटेंशन दोगे तो आपके ऑब्वियस सी बात है कुछ टारगेट्स भी होंगे। तो टारगेट क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे एडिशनल 2 करोड़ हाउसेस को बिल्ड करना है ग्रामीण एरिया में। आपका जो रूरल इंडिया है उसमें 2 करोड़ हाउस रेडी करने हैं एडिशनल। ऑब्वियस सी बात है जब 2 करोड़ घर को आप तैयार करोगे तो इसके लिए बजट भी तो दोगे। तो बजट कितना है आप देख सकते हैं, 3 लाख करोड़ रुपीस आपको बजट देखने को मिल जाएगा। अगर एक राउंड फिगर में बात करो, अगर पूरा याद करना है कि 3,06,137 तो कोई मतलब नहीं है, एक राउंड फिगर याद रखो कि 3,06,000 करोड़ के आसपास आपका यहाँ पे बजट अलॉटमेंट किया गया है। कंस्ट्रक्शन कितना किया जाएगा? 2 करोड़ एडिशनल हाउसेस का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जिससे 10 करोड़ इंडिविजुअल्स को यहाँ पे फायदा होगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन किया गया है, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ड्यूरिंग 24-25 टू 28-29 ईयर, याद रखना है, एक्सटेंशन किया गया है। और प्रपोज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया था। क्यों प्रपोज किया था वो भी हम देखेंगे कि क्या जरूरत पड़ गई एक्सटेंशन की। ठीक है, वो भी हम अभी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लॉन्च कब किया गया था। तो इट वाज लॉन्च इन 2016, अप्रैल 2016 में। अप्रैल 2016 में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लॉन्च किया था, जिसका पर्पस क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में मतलब रूरल एरिया में हाउसिंग फॉर ऑल, हर एक व्यक्ति के पास घर हो। तो हाउसिंग फॉर ऑल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रूरल इंडिया में इस फैसिलिटी को या इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसका हमारा टारगेट कितना था? हमारा टारगेट था कि हमें 2.95 करोड़ हाउसेस को बिल्ड करना है विद बेसिक एमिनिटीज। बेसिक एमिनिटीज का मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, टॉयलेट्स हो, तो ये आपकी बेसिक एमिनिटीज होती है। तो 2.95 करोड़ हमें हाउसेस को रेडी करना था, जिसका टारगेट कब तक था? टारगेट था मार्च 2024 का। तो मार्च 2024 तक हमको 2.95 करोड़ हाउसेस को बिल्ड करना था रूरल एरिया में अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव। ठीक है, इसी स्कीम को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, 2024-25 से 2028-29 तक। 3 लाख करोड़ रुपए बजट दिया गया है, जिसके अंदर एडिशनल 2 करोड़ घरों को और बनाया जाएगा। कहां पे? ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब रूरल इंडिया में। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे जो बजट आया है, मतलब जो अलॉटमेंट हुआ है 3 लाख करोड़ रुपए का, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, क्योंकि ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का ये मतलब होता है कि जो भी फंड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है और कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है वो आप देख सकते हैं 2 लाख करोड़ के आसपास है, और रिमेनिंग 1 लाख करोड़ रुपीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलिए, अब कोई भी घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिनिमम यहाँ पे अलॉटमेंट कितना किया जाएगा कि आप इतने एरिया में इतने रुपए का घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो यूनिट कॉस्ट असिस्टेंट, इट विल बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एट एग्जिस्टिंग यूनिट असिस्टेंट ऑफ, अगर प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया में 1.20 लाख रुपीस है, और अगर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, हिली एरियाज है लाइक उत्तराखंड है, यूनियन टेरिटरी है, तो उसमें 1.30 लाख रुपीस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा यूनिट असिस्टेंट आपके घर को रेडी करने के लिए। ये बात यहाँ पे बोली, तो प्लेन एरिया में 1.20 लाख रुपीस है और आपके हिली एरियाज में 1.30 लाख रुपीस यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे। मिनिस्ट्री कौन सी है? तो नोडल मिनिस्ट्री आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जल्दी से कमेंट करो ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री कौन से मंत्री के पास है, मतलब पोर्टफोलियो कौन होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये दोनों मिनिस्ट्री कौन होल्ड करता है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रीजन था? तो रीजन ये था एक्चुअली जो बेनिफिशरीज है, पहले आप बेनिफिशरीज समझो कि किन लोगों को घर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, पंचायत मूवी तो देख ही ली होगी, कौन से लोगों को घर प्रोवाइड किया जाता है, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू द SC/ST कम्युनिटी। ठीक है, इसके अलावा बाउंडेड लेबर्स, अगर हम नॉन SC/ST कैटेगरी की बात करते हैं तो कोई विडो है, ठीक है,
कोई डिफेंस पर्सनल है जिसकी फैमिली में अब कोई अर्निंग मेंबर नहीं बचा है, एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं, रिटायर्ड पार्लियामेंट्री फोर्सेस के पर्सन हो सकते हैं, डिसेबल्ड पर्सन हो सकते हैं, माइनॉरिटीज हो सकती हैं, ये सारे आपके बेनिफिशरीज होंगे। अब बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस से। तो आप देखेंगे सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज कैसे होता है, तो यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होता है, जो आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस हुई थी 2011 में, तो 2011 की जनगणना के आधार पर यहाँ पे अलॉटमेंट किए जाते हैं बेनिफिशरीज को। अलॉटमेंट होता है घर, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत इसमें मदद करती है और जियो टैगिंग की जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने बात की कॉस्ट शेयरिंग के बारे में, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कॉस्ट शेयर करते हैं। जो भी आपका एक्सपेंसेस है उसका कॉस्ट यहाँ पे शेयरिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में 60:40 के रेशियो में। मतलब 60% पैसा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% फंड कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा आपके प्लेन एरियाज में। लेकिन अगर वही हिली एरियाज है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उस कैटेगरी में 90:10 का रेशियो दिया जाता है। ठीक है, ये बात यहां पर मेंशन है। और अगर ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे कि लद्दाख हो गया, यहां पे आपको 100% कॉस्ट कौन बियर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पर जब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस 2011 के जो डेटा है उसको यहाँ पर आवास प्लस 2018 के डेटा के साथ कंपेयर किया गया, तो कुछ बैलेंस हमको पता चला कि कुछ और ऐसे लोग हैं जो बेनिफिशियरी हो सकते हैं जिनको हमें अलॉटमेंट करना है। इसलिए यहाँ पे एडिशनल 2 करोड़ पक्का हाउसेस बनाने की बात की गई है विद बेसिक एमिनिटीज। इट विल बी अचीव बाय द प्रोवाइडिंग असिस्टेंट विथ इन ओवरऑल सीलिंग ऑफ 2 करोड़ पक्का हाउसेस विद बेसिक एमिनिटीज फ्रॉम अप्रैल 2024 टू मार्च 2029। तो ये सारी बातें हो गई आपकी किसके बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अर्बन, जिसका एक्सटेंशन किया गया है। तो एक्सटेंशन का बजट, टारगेट, ईयर्स, नोडल मिनिस्ट्री, ठीक है, और कितना असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। कुछ दिन पहले नहीं, कल ही मैंने आप लोगों को डिस्कशन किया था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 में। इसका पर्पस क्या है, अर्बन एरिया में अर्बन जो पुअर है उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना इसका पर्पस था। इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देखने को मिली। अब यहाँ पे इसका 2.0 मतलब नया वर्जन लॉन्च किया गया है। 2.0 नया वर्जन लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का, जिसके ऊपर हमने कल डिस्कशन किया था। इसके अंदर 1 करोड़ अर्बन पुअर या मिडिल क्लास लोगों को हाउस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो 1 करोड़ घरों को तैयार किया जाएगा अर्बन एरिया में, जिसके लिए बजट कितना है, 10 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने यहाँ पे बजट प्रोवाइड किया है एंड द सब्सिडरी ऑफ 2.30 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। चलिए, अगली गवर्नमेंट स्कीम पढ़ने से पहले एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है। जुलाई मंथ की मंथली मैगजीन अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, और वहां से इजीली इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, इजी है इसको डाउनलोड करना भी और प्रिंट कराना भी। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूँ। तो इसमें जो टॉपिक कवर है वो है, सबसे पहली बात तो 150 MCQ। 150 MCQ के बाद इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेज और थीम मिल जाएंगी, अपॉइंटमेंट और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से, अवार्ड, ऑबिचुरीज, बुक्स है, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट, स्टेट न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज है, नेशनल न्यूज, फिर स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स में हमने जो भी जुलाई मंथ में जितना भी पेरिस ओलंपिक की न्यूज थी वो भी एड ऑन की है। फिर बैंकिंग न्यूज है, बैंकिंग न्यूज में आपका बजट भी है, बजट में इसमें रेलवे बजट को भी इंक्लूड किया गया है। और फिर आपकी डिफेंस की न्यूज है, साइंस एंड टेक है। तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर मैगजीन में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, पूजा जैन CA 247 सर्च करना तो टेलीग्राम पे मैं मिल जाऊंगी। और टेलीग्राम पे आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF भी मिल जाती है, तो आप PDF के लिए भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, पूजा जैन .current affairs। ठीक है, तो यहां से मैं आपको इंस्टा पे भी मिल जाऊंगी, आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक और स्कीम के बारे में। देखो, कैबिनेट ने रिसेंटली क्या किया है, 8 न्यू लाइन प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडियन रेलवे, इनको भी अप्रूवल दिया है। मतलब 8 प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं कैबिनेट ने, किसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के, जो कि 14 डिस्ट्रिक्ट इन 7 स्टेट में होंगे। ये जो 8 प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं, ये 8 प्रोजेक्ट कहां पर है आप देखेंगे, 7 स्टेट्स में होंगे, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल।
इसके लिए 24,000 करोड़ रुपीस का फंड दिया गया है और इसका कंप्लीट करने का ड्यूरेशन क्या है, तो 2030 टू 31 2030-2031 तक ये जो आपके 8 प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपके जो 8 प्रोजेक्ट है 7 स्टेट में, इनको कंप्लीट करना है। तो हमें ये प्रोजेक्ट याद नहीं करने, बस इतना रख लीजिए याद कि 8 प्रोजेक्ट है 7 स्टेट में सैंक्शन किए गए हैं बस। अब हमें बात करनी है इस स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री जीवन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन योजना, ये रिसेंटली कैबिनेट ने इसको भी एक्सटेंशन दिया है 5 सालों का, मतलब इसको भी 28-29 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 5 सालों के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये स्कीम है क्या, कैसे काम करती है, कब लॉन्च किया गया, नोडल मिनिस्ट्री क्या है, एटसेट्रा। तो सारी चीजें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, कैबिनेट एक्सटेंड पीएम जीवन योजना इम्प्लीमेंटेशन बाय द 5 ईयर टू इन्फ्यूज फर्दर फंड, और एडिशनल फंडिंग भी यहां दी गई है 5 सालों के लिए, इसको फर्दर इंप्लीमेंट किया गया है, जिसका ड्यूरेशन कब तक होगा, टिल 2028-29 तक आपको ड्यूरेशन देखने को मिल जाएगा। और एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे वो 1969 करोड़ रुपीस है। अब ये जीवन योजना में एक्चुअली फोकस किस पे किया जाता है कि बायोमास से कैसे आप एथेनॉल को प्रोड्यूस करें। तो इसका पर्पस क्या है, ये जीवन योजना का अगर एजेंडा देखो या ऑब्जेक्टिव देखो या फिर आप पर्पस देखो, तो पर्पस क्या है, इसका पर्पस यही है कि हमें क्या जनरेट करना है, हमें यहाँ पे जनरेट करना है बायोमास से एथेनॉल। बायोमास से एथेनॉल जनरेट करना है, मतलब जैसे कि कॉर्न है, स्टार्च है, व्हीट है, ठीक है, इन सब से हम क्या जनरेट करेंगे, या शुगर केन हो गया, बीट रूट हो गया, इससे हमें क्या जनरेट करना होता है, एथेनॉल जनरेट करना है। तो बायोमास से एथेनॉल जनरेट करना ही आपका पीएम जीवन स्कीम है, और इसको 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है 2028-29 तक के लिए, और एडिशनल बजट दिया गया है 1969 करोड़ रुपीस। इससे जो फार्मर्स है उनकी इनकम इंक्रीज होगी, और जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा एथेनॉल को क्रिएट करने में। और हमारा तो टारगेट भी है ना कि हमें E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग हमें यहाँ पे करनी है अपने पेट्रोल में, तो उस डायरेक्शन में भी हम काम करेंगे, जिससे फ्यूचर में हम एनर्जी सफिशिएंट हो जाए, क्योंकि हमारा टारगेट भी है कि 2047 तक हमको एनर्जी इंडिपेंडेंट होना है, हमको कहीं से इंपोर्ट नहीं करना है एनर्जी, हम अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करेंगे। तो आइए अब इस स्कीम की बेसिक बातें देख लेते हैं जो स्टैटिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पीएम जीवन मतलब प्रधानमंत्री, जीवन का मतलब है जैव ईंधन, जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। ठीक है, वातावरण अनुकूल फसल, ठीक है, अवशेष मतलब क्या होता है, रेसिड्यू, एंड निवारण मतलब उसको यूज करना। ठीक है, तो वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण इसका फुल फॉर्म है। इसको नोटिफाई किया गया था इन 2019 विथ बजट 1965 करोड़ रुपीस। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 2018-19 टू 23-24 एंड फर्दर इसको 2024 से लेकर 28-29 तक एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसका बात करें नोडल मिनिस्ट्री, तो नोडल मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, आपको यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री मिल जाएगी। इसका पर्पस क्या है, पर्पस हमें क्लियर है कि बायोमास से हमें जनरेट करना है एथेनॉल को। अगर इसके फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बात करें तो 150 करोड़ रुपीस पर प्रोजेक्ट दिया जाएगा फॉर द कमर्शियल प्रोजेक्ट, और अगर कोई डोमेस्टिकेट प्रोजेक्ट है, डोमेस्टिकेट प्रोजेक्ट के लिए आपका जो बजट होगा वो 15 करोड़ रुपीस पर प्रोजेक्ट है। तो इंडस्ट्री के लिए 150 करोड़ रुपीस, डोमेस्टिक के लिए 15 करोड़ रुपीस आपको पर प्रोजेक्ट की कॉस्ट इसमें दी जाती है। ठीक है, अब इसका जो प्राइमरी फोकस है वो 2G एथेनॉल है। अब 2G एथेनॉल क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पे एथेनॉल की वैरायटी होती है, मतलब जनरेशन मेथड, जैसे कि अपन 2G, 3G, 5G, 4G के बारे में बात करते हैं, मतलब आप नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात कर रहे हो। सिमिलर यहाँ पर भी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल वो होते हैं जिसमें हम यहाँ पर यूज क्या करते हैं, जो आपके एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं उनको आप यूज यहाँ पे जनरली करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, व्हीट का इस्तेमाल कर रहे हो, कॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे जो आपका सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल है, तो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम यहाँ पर शुगर केन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर रेसिड्यूज हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, और यहाँ पे बायो हाइड्रोजन और बायोमेथेनॉल और बायोफ्यूल को जनरेट इसमें किया जाता है। तो फोकस ऑन 2G एथेनॉल, द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग 2G जनरेशन ethanol which is derived from the surplus biomass, agriculture waste and the industrial waste। इसमें इन सारी चीजों का यूज किया जाता है। फिर थर्ड नंबर का जो जनरेशन होगा बायोफ्यूल का, उसमें एल्गी का इस्तेमाल किया जाएगा। फोर्थ जनरेशन में आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफ्यूल पे काम करोगे। अभी हम उस कैटेगरी में पहुंचे नहीं है, अभी हम सेकेंड जनरेशन पे हैं। अगर बात करते हैं पहला हमारा देश का प्लांट जिसको डेवलप किया गया था, सो प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट 2G ethanol project by Indian Oil Corporation Limited in the पानीपत हरियाणा 2022 में 10 अगस्त को आप देखेंगे पानीपत हरियाणा में पहला 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था बाय द प्रधानमंत्री, और इसको सपोर्ट किसने किया था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया था। इसके अलावा हमारे कुछ और एडिशनल प्लांट जो है वो कंस्ट्रक्शन में है और बहुत जल्दी इनको भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, कहां पर है आप देख सकते हैं, जैसे कि बारघर उड़ीसा में, भटिंडा पंजाब, नुमलीगढ़ आसाम में इनको तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। इसको रिसेंटली कमीशन किया गया है इन मध्य प्रदेश। ओके, इसलिए आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है। सो नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कमीशन इन ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहां पर है, ओमकारेश्वर आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, नर्मदा रिवर के किनारे सिचुएटेड है। तो मध्य प्रदेश हैज कमीशन द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया जनरेटिंग 90 मेगावाट। कितना पावर प्रोड्यूस करेगा, 90 मेगावाट एट ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट द खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और इसमें जो ओमकारेश्वर डैम बना हुआ है नर्मदा रिवर पर, नर्मदा रिवर पर जो डैम है इसके बैक वाटर को इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे इस फ्लोटिंग प्लांट को जनरेट करने के लिए या इसको इंस्टॉल करने के लिए। इट इज द बिगेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। प्लांट के बारे में बात नहीं हो रही है, पार्क के बारे में बात हो रही है। It is the biggest solar park in India and the largest floating solar project in the central and north India, generating 90 megawatt of energy. The project was developed under the Union Ministry of Renewable Energy. इसको डेवलप किया गया है, और डेवलप किसने किया है, सतलज जल विद्युत निगम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, जो कि होली ओन सब्सिडरी है सतलज जल विद्युत निगम की, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, 646 करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी। अभी जो प्रोजेक्ट है ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, तो 196.5 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ये इनिशियल ईयर में मतलब जनरेट करेगा, और आने वाले समय में धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा। इससे 2.3 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस होगा। ठीक है, जिससे हमारा जो टारगेट है नेट कार्बन एमिशन जीरो का 2070 तक, इसको भी अचीव करने में हमें बूस्ट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो हेल्प इन अ वाटर कंजर्वेशन बाय रिडक्शन वाटर एवोपरेशन। तो यहाँ पर देखो कि जब आपने प्लांट इंस्टॉल किया है, पैनल्स लगे हुए हैं, तो आपका जो रेट ऑफ एवोपरेशन है वो भी रिड्यूस होगा, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो पावर जनरेशन हो रहा है उसकी बिडिंग की जाएगी, और इसको मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको बेचा जाएगा 3.26 पर यूनिट पे, रुपी पर यूनिट पे। ठीक है, इसके अलावा जब मध्य प्रदेश की बात हो ही रही है तो एक और न्यूज आती है यहाँ से, कंट्रीज फर्स्ट PM जनमन कॉलोनी बिल्ड इन द शिवपुरी जनपद पंचायत। तो क्या आप लोगों को PM जनमन स्कीम के बारे में पता है? पहले हम स्कीम देख लेते हैं, फिर करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। तो PM जनमन योजना 15 नवंबर 2023, 15 नवंबर 2023 को PM जनमन योजना को लॉन्च किया गया था, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसका पूरा नाम प्लीज याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, 15 नवंबर 2023 को इसको अप्रूव किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका टोटल बजट 24,000 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगा। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर है। सेंट्रल गवर्नमेंट 15,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे देगी, और स्टेट गवर्नमेंट रिमेनिंग 8,700 रुपीस के आसपास यहाँ पर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है।
ठीक है, ये जो स्कीम है पीएम जनमन स्कीम, ये 2023 में लॉन्च हुई थी। तो 23-24 से लेकर इसका जो ड्यूरेशन है वो 25-26 तक आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? इसमें आपको एक मिनिस्ट्री नहीं 11 अलग अलग मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली पर्पस क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो आपकी ट्राइबल विलेजेस है, जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, या आपके जो पीबीटीजी कम्युनिटी है, आपकी जो पीबीटीजी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटीज जहां पे रहती हैं, उनके जो विलेजेस हैं उनको बेसिकली डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल बनाना है, फिर आपको स्कूल्स ओपन करने तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास जाना पड़ेगा। रोड बिल्ड करनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ आपको रोड ट्रांसपोर्टेशन के पास जाना पड़ेगा। फिर आपको टैप वाटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट करना है। तो इस तरीके से ना 11 मिनिस्ट्रीज के इन्वॉल्वमेंट के साथ पीएम जनमन योजना को लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे जो पीबीटीजी है, मतलब आपका जो बात करते हैं एक कमीशन के बारे में, आपका देववार कमीशन। तो देववार कमीशन 1973 में फॉर्म हुआ था और इन्होंने सेपरेट कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, जिनको हम आज के समय में पीबीटीजी कम्युनिटी कहते हैं। और ये हमारे कंट्री में टोटल 75 आपको पीबीटीजी कम्युनिटीज देखने को मिल जाएंगी। डन इतनी चीजें। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मध्य प्रदेश ने यहाँ पर रिसेंटली एक कॉलोनी बिल्ड की है शिवपुरी में। कहां पर? शिवपुरी। शिवपुरी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एमपी का मैप है और यहाँ पर ये जो एरिया है ये शिवपुरी है। तो शिवपुरी में यहाँ पर पहली कॉलोनी बिल्ड की गई है अंडर द पीएम जनमन स्कीम। तो मध्य प्रदेश हैज अचीव ग्रेट सक्सेस बाय बिल्डिंग द कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जनमन कॉलोनी इन शिवपुरी, इसलिए ये आपको न्यूज में देखने को मिल जाएगी। और आदिवासी कम्युनिटी है जिसका नाम है सहारिया ट्राइब। यहाँ पे सहारिया ट्राइब को ये जो नई कॉलोनी है, नए घर बने हुए हैं, उनको अलॉट किए गए हैं और बेनिफिशियरी से बातचीत भी की गई है। तो सहारिया ट्राइब आपको कहां पर मिल रही है? मध्य प्रदेश में मिल रही है। फर्स्ट पीएम जनमन आवास इन द कंट्री वॉज गिवन टू द बागचंद्र आदिवासी ऑफ द कलोथरा पंचायत ऑफ शिवपुरी ब्लॉक। ये आदिवासी जी का नाम है जिनको ये पहला घर दिया गया है, सहारिया ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और प्लेयर इंपॉर्टेंट है जो एमपी से है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है विवेक सागर प्रसाद। और विवेक सागर प्रसाद अभी हमारी जो इंडिया की मेंस हॉकी टीम है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता है स्पेन को हराकर, उस हॉकी टीम के ये मेंबर रहे हैं। और इनको रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपीस का रिवॉर्ड यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसलिए न्यूज में है। चलिए अब बात कर लेते हैं भगवत मान के बारे में। तो भगवत मान कौन है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर है। तो भगवत मान डेडिकेट पंजाब हेल्थ सेंटर फॉर एनआरआई एट आईजीआई एयरपोर्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम किसी स्टेट ने एनआरआईज के लिए एक सेंटर या हेल्पिंग डेस्क ओपन की है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, इसलिए आपको ये न्यूज में देखने को मिल रहा है। तो पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवत मान अनवील्ड अ पायोनियरिंग इनिशिएटिव फॉर द पंजाबी डायस्पोरा with the inauguration of Punjab Health Center at the Terminal 3 of the Indira Gandhi International Airport in New Delhi। और ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है इंडिया का जिसने डेडिकेटेड एनआरआई कस्टमर्स के लिए इस फैसिलिटी सेंटर को या हेल्प डेस्क सेंटर को यहाँ पर लॉन्च किया है। कहाँ पर? पंजाब में। ये जो कहाँ पर लॉन्च किया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लॉन्च किया है, टर्मिनल नंबर 3 में लॉन्च किया है। अब ये जो पंजाब हेल्प सेंटर है ये 24/7 अपनी सर्विसेज को ऑफर करेगा और असिस्ट करेगा जो एनआरआई पैसेंजर्स और अदर जो पैसेंजर्स हैं। इसके अलावा उनका अराइवल, उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट, टैक्सी, लगेज, होटल, अकोमोडेशन, उसमें भी असिस्ट करने का काम ये हेल्प सेंटर करेगा। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई पैसेंजर है उसको अगर होटल्स नहीं मिल रही है और अदर कोई इमरजेंसी है, तो यहाँ पे पंजाब भवन में रूम्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे ऐसे पैसेंजर्स के लिए। तो इस तरीके से इस फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 10th बायलैटरल मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज। तो 10th नंबर की बायलैटरल मित्र शक्ति एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। ये एक्सरसाइज पूरे वीक चलने वाली है, मतलब 12 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में ये एक्सरसाइज होगी। मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाली ज्वाइंट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो सिंस 2012 से स्टार्ट हुई थी और ऑल्टरनेट होती है, एक बार श्रीलंका में होती है, एक बार इंडिया में होती है। और यहाँ पे लास्ट एडिशन मतलब 9th एडिशन इंडिया ने होस्ट किया था पुणे में, और ये 10th नंबर का एडिशन है जिसको होस्ट कर रहा है श्रीलंका आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में।
ठीक है, तो याद रखना है कि मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ये 10th एडिशन है। कौन होस्ट कर रहा है, श्रीलंका। इसके अलावा जल्दी से एक बार ये आपको एक स्क्रीनशॉट अभी मैं दिखाऊंगी, उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, वो आप ले लेना, ठीक है। उसमें मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जो रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई हैं, उनकी एक छोटी सी लिस्ट है। आप थोड़ी देर बाद उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और पीडीएफ से डाउनलोड भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आईआईटी इंदौर डेवलप ई शूज फॉर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग। तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी इंदौर के रिसर्चर्स ने 10 पेयर्स ऑफ ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर TENG बेस्ड शूज सोल डेवलप किए हैं और ये एनर्जी हार्वेस्ट भी करते हैं। इसमें आपको जीपीएस सिस्टम है जो रियल टाइम ट्रैकिंग भी करता है, ठीक है। और ये यूनिट बना के किसको दी है, टू द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, अगर कोई जवान है, कोई हमारा आर्मी पर्सन है, तो उसकी लाइव लोकेशन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा एथलीट के परफॉर्मेंस को भी ये इंप्रूव करेगा और जो हमारे सीनियर सिटीजन है, स्पेशली वो सीनियर सिटीजन जो कि अल्जाइमर के शिकार है, अल्जाइमर में जनरली व्यक्ति मेमोरी लॉस कर जाता है, तो उनको भी ट्रैक करने में मदद करेगा, बच्चों को ट्रैक करने में मदद करेगा और फ्यूचर में इसका इस्तेमाल अटेंडेंस मॉनिटरिंग में भी किया जा सकता है इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए। तो इस तरीके से आईआईटी इंदौर ने यहाँ पे ये लाइव लोकेशन ट्रैकिंग ई शूज को डेवलप किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब बात कर लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको हम NIRF रैंकिंग कहते हैं। 2024 की ये रैंकिंग रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की रैंकिंग यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर पहली चीज तो मैं डिस्कशन से पहले बताना चाहती हूँ, ये सारी वो कैटेगरीज है जिसमें रैंकिंग की जाती है। एक होती है आपकी ओवरऑल कैटेगरी, ओवरऑल के बाद आपकी यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से हैं, फिर आपके MBA कॉलेज कौन से टॉप पर है, इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से टॉप पर है, मैनेजमेंट टॉप कॉलेज कौन से हैं, लॉ एंड डेंटल कॉलेज टॉप पर कौन से हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे पब्लिश होती हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब याद रखने वाली बात यह है कि ये जो आपका फ्रेमवर्क या जो रैंकिंग है, फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे 3 न्यू कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। कौन कौन सी है वो 3 नई कैटेगरी, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। ये जो 3 नीचे लिखी हुई कैटेगरी है, इनको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इन तीनों कैटेगरी को हम 100% देखेंगे कि इसमें टॉप इंस्टीट्यूट कौन से हैं। तो सबसे पहली बात आती है ओवरऑल कैटेगरी। सो ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास आपको टॉप पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। IIT मद्रास बैक्स टॉप स्पॉट इन द ओवरऑल कैटेगरी। IIT मद्रास, फिर IISc बेंगलुरु एंड देन IIT बॉम्बे है। तो टॉप 3 आपको याद रखना है, IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु एंड IIT बॉम्बे, ठीक है। ये तीनों याद करो, एक तरीके से आप इनको रिलेट कर पा रहे हो, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, तीनों एक दूसरे के नेबरिंग है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि 3 नई कैटेगरी मैंने आपको बता ही दिया कि ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी को पहली बार इस फ्रेमवर्क में लाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज। हमारे देश के टॉप परफॉर्मिंग इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है IIT मद्रास, देन IIT दिल्ली और फिर IIT बॉम्बे, ठीक है। IIT मद्रास फर्स्ट नंबर पे इंजीनियरिंग कॉलेज में है, उसके बाद दिल्ली वाला है, फिर बॉम्बे वाला है। अब हम बात करेंगे MBA कॉलेज, मतलब मैनेजमेंट कॉलेज। तो मैनेजमेंट के लिए सभी को पता है IIM अहमदाबाद है, फिर उसके बाद IIM बेंगलुरु और IIM कोझिकोड आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो मेडिकल कॉलेज में सबसे ऊपर नंबर पे है एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली टॉप पर है। इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में, एंड CMC आपको वेल्लोर तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। फिर आती है आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो यूनिवर्सिटी में टॉप पर है IISc बेंगलुरु, देन JNU न्यू दिल्ली में है और जामिया मिलिया इस्लामिया ये 3rd पोजीशन पे है। ये आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो गई। यूनिवर्सिटी के बाद आते हैं कॉलेजेस, ठीक है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, राइट। तो हिंदू कॉलेज है, न्यू दिल्ली में है, मिरांडा हाउस भी न्यू दिल्ली में है और सेंट स्टेफेंस कॉलेज भी आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो ये तीनों कॉलेजेस आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएंगे। फिर आता है टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट।
तो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में IISc बेंगलुरु, देन IIT मद्रास, देन IIT दिल्ली, ये आपके टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज हमारे देश में कौन से हैं टॉप पर? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली का, ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा में, और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब में। ये 3 आपको देखने को मिल जाएंगे बेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज इन इंडिया। अब यहाँ पे जो 3 नई कैटेगरी आई थी उन पे डिस्कशन करेंगे। पहला है ओपन यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसमें आता है ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता में, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में। तो ये 3 आपकी ओपन यूनिवर्सिटी हो गई जो कि इंडिया की बेस्ट है। फिर बात करेंगे स्किल यूनिवर्सिटी। तो स्किल यूनिवर्सिटी में आता है सिम्बोयसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी इन हरियाणा, और भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी इन जयपुर। ये आपके स्किल यूनिवर्सिटीज हो गई। और यहाँ पे वो इंस्टीट्यूट जो कि फंडेड है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो अन्ना यूनिवर्सिटी बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है ये, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु में, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में, और सावित्रीबाई फुले इंस्टीट्यूट कहां पर होगा? पुणे में। तो ये आपको यहाँ पर स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज है वो देखने को मिल जाएंगी। डन। तो ये है आपकी पूरी रैंकिंग। तो यहाँ पे अब जो चीजें बिल्कुल नहीं मिस करनी वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर कौन है ये आपको याद रखना है। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज पूछे जाते हैं, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल और मैनेजमेंट कॉलेज पूछे जाते हैं तो मेडिकल और मैनेजमेंट कॉलेज याद रखेंगे। उसके बाद इनको आप फ्यूचर के लिए छोड़ सकते हैं कि भाई चलो इतना याद हो गया, तब इन पे फोकस करो, ठीक है। इन पे फोकस करना है आपको बाद में, पहले जो मैं बता रही हूं उनको आपको ध्यान देना है। या फिर 3 नई कैटेगरी हैं, इन 3 कैटेगरी 1, 2 और 3, ये 3 नई कैटेगरी पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है, तो इन तीनों को थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। 2-3 बार याद करोगे, सारी सुनी हुई यूनिवर्सिटीज है, याद करना बड़ा आसान है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर लास्ट न्यूज के बारे में। माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहां पर है? साउथ आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तंजानिया में आपको माउंट किलिमंजारो देखने को मिलेगा। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक एक्सपीडिशन था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक मिशन था कंचनजंगा टू किलिमंजारो, ठीक है। और इस मिशन को लीड कर रहे थे डिफेंस के पर्सनल्स। और यहां पर आप देखेंगे जो किलिमंजारो वाला मिशन है उसको दिव्यांग उदय कुमार लीड कर रहे थे। और इन्होंने किलिमंजारो जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक है, वहां पर जाके हमारे तिरंगे को फहराने का काम किया है, नेशनल फ्लैग को होस्ट करने का काम किया है, ठीक है। ये जो नेशनल फ्लैग है ये 7,800 स्क्वायर फीट का आपको इंडियन नेशनल फ्लैग देखने को मिलेगा, जो कि उहुरू समिट ऑफ किलिमंजारो जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहां पर इसे होस्ट किया गया है। चलिए हम बात कर लेते थोड़ी सी बातें अबाउट द माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो एक सोया हुआ वॉल्केनो है, मतलब आपका डोरमेंट वॉल्केनो है जो कि तंजानिया में आपको मिल जाएगा। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर ये आपको जो मैप दिख रहा है, तंजानिया का मैप है ग्रीन कलर का। अच्छा, तंजानिया से मुझे एक और न्यूज याद आ गई। तंजानिया में यहाँ पर ना दर ए सलाम करके एक और पोर्ट है जिसको अडानी ग्रुप यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, राइट। यहाँ पर आपको यहाँ इस लोकेशन में केन्या के थोड़ा सा नजदीक आपको किलिमंजारो देखने को मिल जाएगा, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट आपको देखने को मिल जाएगी पीक। तो इट होल्ड द हाईएस्ट पीक 5,895 मीटर हाइट की आपको तंजानिया में ये पीक देखने को मिलेगी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट है। द माउंटेन इज ऑल्सो द वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। फ्री स्टैंडिंग माउंटेन मतलब ये किसी भी रेंज का पार्ट नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट एक हिमालयन रेंज का पार्ट है, लेकिन माउंट जो किलिमंजारो है ये किसी भी रेंज का पार्ट नहीं है, इसलिए बोला जा रहा है कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, मतलब ये किसी भी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है, ठीक है। किलिमंजारो जो आपका पूरा का पूरा माउंटेन है उसमें आपको तीन वॉल्केनो कोन्स देखने को मिलती है, जहां पे कभी फ्यूचर में मतलब पास्ट में वॉल्केनो इरप्शन हुआ होगा। तो 3 आपको वॉल्केनो कोन्स देखने को मिलती है, सियारा, कीबो एंड मवेंजी, ठीक है। और ये जो कीबो वाली रेंज है ना, इसी कीबो वाली रेंज में अगर आप देखोगे तो हमारे जो इंडियंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पर्सनल्स हैं, उन्होंने जाके इंडियन फ्लैग को होस्ट करने का काम यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ पे किलिमंजारो नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये आपका टास्क है, ये आपको याद करना है, ठीक है। हमारे जो पूरे के पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक है जिनको हम 7 समिट कहते हैं, आपने सुना होगा ना 7 समिट के बारे में, तो 7 समिट के बारे में आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि अकांकागुआ इन साउथ अमेरिका, फिर माउंट मैकिनले ये आपको मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिका में, किलिमंजारो अफ्रीका में है, एल्ब्रुस यूरोप में है, माउंट एवरेस्ट एशिया में हो गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जो अंटार्कटिका है यहाँ पे आपको माउंट विंसन देखने को मिलेगा, तो आपको ये याद करने हैं, 7 के 7 आपको पीक्स याद करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी ज्योग्राफी में बना हुआ है, आने वाले समय में भी बन सकता है आपके एसएससी एग्जाम में भी और रेलवे एग्जाम में भी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एमसीक्यू को डिस्कस करने से पहले छोटी सी और बात कर लेते हैं। अगर आपको पीवाईक्यू देखने में ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, समय बहुत कम है, पीवाईक्यू रिवाइज करना है पिछले 5 साल के एसएससी के अलग अलग एग्जाम के और हर एक सब्जेक्ट के, तो ये अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। आप एप्लीकेशन जब डाउनलोड करोगे ना तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, इकोनॉमी, सबके इन सभी एग्जामिनेशन के जो भी पिछले 5 सालों में क्वेश्चन आए हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप इजिली पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और जब एप्लीकेशन पे आप विजिट करोगे तो पॉलिटी टेस्ट सीरीज भी लाइव हो चुकी है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज 30 टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक मैंने 10 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, बहुत जल्दी और भी टेस्ट को अपलोड करूंगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि प्रीएम्बल, पहला टॉपिक है, पढ़ा आपने, इसका टेस्ट लगा लिया। फिर मैंने सेकेंड टेस्ट अपलोड किया है सिटीजनशिप के बारे में, इसको पढ़ा। फिर 3 पार्ट्स अमेंडमेंट के हैं यहाँ पर, फिर कैग के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, पंचायती राज हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनका जो भी वर्क है, उन्होंने जो भी काम किया है। तो ये अभी 10 टेस्ट अपलोड हुए हैं, रिमेनिंग को बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। डेली मैं 2-3 टेस्ट अपलोड कर रही हूँ, जिससे बहुत जल्दी ये पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आप यहाँ पे टॉपिक पढ़ के उन टेस्ट को लगा सकते हो, तो आपका इस तरीके से पॉलिटी रेडी हो जाएगा। और ज्योग्राफी पे भी सिमिलर मैं काम कर रही हूँ, ज्योग्राफी भी बहुत जल्दी लाइव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। रिसेंटली which 3 names were given to the underwater structure in the Indian Ocean? अभी हमको 3 स्ट्रक्चर मिले थे इंडियन ओशियन में, इनका नामकरण किया गया है। और नाम क्या रखा गया है? अशोक, चंद्रगुप्त एंड कल्पतारू। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और नाम किसने रखा है, नेमिंग किसने की है? तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन ने। चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द 2024 बार्कले प्राइवेट क्लाइंट हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट, हु इज द इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लीडर? तो ऐसा कौन सा बड़ा बिजनेस है जिसको किसी लेडी के द्वारा लीड किया जा रहा है? तो वो है HCL। HCL की अगर हम चेयरमैन के बारे में बात करते हैं तो कौन है? रोशनी नाडर है। और इनको भी रिसेंटली फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ मच गवर्नमेंट असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल बेनिफिशरीज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम या 2.0 स्कीम? तो यहाँ पे जो एलिजिबल बेनिफिशरीज है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, उसमें इनको असिस्टेंट फाइनेंशियल सपोर्ट कितना प्रोवाइड किया जाएगा घरों को बनाने के लिए? तो 2.5 लाख रुपीज, 2.5 लाख रुपए। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इस स्कीम को पहले भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, आप इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन अगेन मिल जाएगी। नेक्स्ट है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर टीवी सोमनाथ हैज बीन अपॉइंटेड कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर 2 years। तो टीवी सोमनाथन पहले हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे, इनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया है 2 सालों के लिए। पूछा जा रहा है इन्होंने किसको सक्सीड किया है या किसके चार्जेस को इन्होंने संभाला है? आंसर हो जाएगा राजीव गौबा। राजीव गौबा आपके पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे और इनको ही रिप्लेस करने का काम टीवी सोमनाथन कर रहे हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, which Indian leader has been recently conferred with the Timor-Leste highest civilian award, the Grand Collar of the Order of Timor-Leste? ये किसको मिला है? आंसर हो जाएगा हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को मिला है, ऑप्शन बी। एक्सरसाइज उदार शक्ति रिसेंटली न्यूज में थे, ये किन दोनों कंट्रीज के बीच की एयरफोर्स एक्सरसाइज है? तो इंडिया एंड मलेशिया। इंडिया एंड मलेशिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो मैं इस लिस्ट के बारे में बात कर रही थी, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी पीडीएफ में तो अवेलेबल होगा ही, ठीक है। ये रिसेंट में जो भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी उसकी एक छोटी सी लिस्ट है। नेक्स्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इसरो कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड साइन एन एग्रीमेंट टू ग्रांट असिस्टेंट फॉर लॉन्चिंग द मुनाल सैटेलाइट। तो मुनाल किस कंट्री के सैटेलाइट है? तो यहाँ पे इसरो
ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और इसरो यहाँ पे ग्रांट या सपोर्ट प्रोवाइड करेगा नेपाल की मुनाल सैटेलाइट को। तो मुनाल सैटेलाइट किस कंट्री की है? आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, बस ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है आसान है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। India's first individual Olympic gold medalist Abhinav Bindra was awarded the prestigious Olympic Order by the International Olympic Committee at the 142 IOC session in the Paris. Abhinav Bindra won India's first individual Olympic gold in the men's 10-meter air pistol rifle event at which Olympic? तो किस ओलंपिक पे जीता था इन्होंने? 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेशनल यूथ डे हमने 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया था, इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी यहाँ पे फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस। ऑप्शन डी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। मुझे देखना है कितनी चीजें आपको याद रह गई हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, बस आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है या सभी करेक्ट है। आराम से इसको पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे इसका आंसर चाहिए और इससे आपका नॉलेज भी अच्छा खासा चेक हो जाएगा कि आखिरकार पेरिस ओलंपिक में हुआ क्या क्या है, भारत को कितने मेडल मिले हैं, भारत की रैंकिंग क्या है, कितने एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था, वो सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। ठीक है, चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कल मैंने एक पार्ट अपलोड किया था जुलाई मंथ के मंथली कंपाइलेशन का, जिसमें जुलाई मंथ की सभी बैंकिंग न्यूज को मैंने कवर कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और ये वीडियो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल बैंकिंग एस्पिरेंट जो होते हैं उनके एग्जाम में बैंकिंग न्यूज आती है, बैंकिंग न्यूज आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल। टेक केयर एंड बाय बाय।